संभल योगी आदित्यनाथ का पर्सनल पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बनकर उभरा है। संभल एक सच्चाई है। वो कौन लोग थे जो संभल को दंगों में झुलसाना चाहते थे? याद करना संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं चर्चा होती संभल में? भूल गए कि उत्तर प्रदेश में अब शासन किसका है? उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। बुलडोजर कार्रवाई, अपराधियों की लगातार धरपकड़, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। उनकी भाषा में उनको समझाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में हिंसा हो या अराजकता, सरकार पीछे नहीं हटेगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 27 में बाबा रिपीट होते हैं तो उनका कद और बड़ा हो जाएगा। 2027 में बाबा रिपीट होंगे और फिर दिल्ली की कुर्सी उन्हें अपनी तरफ खींचेगी। संभल सिर्फ एक जगह नहीं, संभल एक सच्चाई है। संभल आस्था का प्रतीक है और इस आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संभल को जिसने भी पीछे धकेला, जो लोग विकास की राह में दीवार बनकर खड़े रहे, समय अब उन सबके सामने आईना लेकर खड़ा है और इस आईने में हर चेहरा साफ दिखता है कौन संभल के साथ था और कौन उसके रास्ते में खड़ा था। सीएम योगी कहते हैं जो जैसे समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। कोई भी भ्रम में ना रहे। जो भी जिम्मेदार होंगे, जहां भी होंगे, सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं आकर देखे कि क्या हुआ था संभल में और क्यों संभल आज भी सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह खड़ा है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। संभल में हुई हिंसा को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या संभल सिर्फ एक जगह है या यूपी की राजनीति का नया प्रतीक? 1 साल पहले की हिंसा ने जो आग लगाई थी उसकी लपटें आज भी चाय की दुकानों, राजनीतिक गलियारों और सत्ता के केंद्रों तक महसूस की जा सकती हैं। 1 साल पहले संभल का नाम अचानक प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सुर्खियों में था। जिस घटना ने शुरुआत में कानून व्यवस्था को चुनौती की तरह दस्तक दी, वो धीरे धीरे राजनीतिक विमर्श में बदल गई। संभल हिंसा के बाद हालात सिर्फ मैदान पर नहीं बदले बल्कि सत्ता के परिसरों में भी बदले। चाय की दुकानों से लेकर यूपी विधानसभा तक, लोकसभा के सवालों से लेकर टीवी डिबेट तक, संभल एक केस स्टडी बन गया जिसने बताया कि प्रशासन की सख्ती और राजनीतिक संदेश कैसे साथ साथ काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक कानून व्यवस्था की घटना की तरह नहीं देखा। उन्होंने अपनी तीसरी पारी की राजनीति में संभल को एक सिंबल में बदल दिया है। एक ऐसा संदेश कि उत्तर प्रदेश में हिंसा हो या अराजकता, सरकार पीछे नहीं हटेगी। इस 1 साल में कई बड़ी कार्रवाई हुई, कानूनी कदम, जांच, गिरफ्तारी और लगातार निगरानी। विरोधी खेमों ने इसे ज्यादा सख्ती बताया जबकि समर्थकों ने इसे सख्त कानून का उदाहरण बताया और इसी बहस ने संभल को एक भौगोलिक घटना से आगे बढ़ाकर एक राजनीतिक चिन्ह बना दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या संभल की कहानी खत्म हो गई या फिर ये आने वाले चुनावों की रणनीतियों का हिस्सा भी बनेगी? 1 साल बीत गया पर संभल की गूंज अभी भी यूपी की राजनीति में साफ साफ सुनाई दे रही है। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की हिंसा ने न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला दिया था। एक विवाद जो मस्जिद सर्वे से शुरू हुआ और फिर अफवाहों, पत्थरबाजी और आगजनी में बदल गया। कई लोगों की मौत हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, एफआईआर दर्ज हुई और फिर गिरफ्तारियां हुई। हिंसा की आग में जला यह शहर कई दिनों तक ठप रहा। वक्त बीता, हालात सुधरे और संभल फिर से खड़ा हुआ।
लेकिन अब यह संभल दोगुनी मजबूती के साथ खड़ा है और सबकी निगाहें अब इस शहर की तरफ टिकी हैं। अब संभल सिर्फ कानून व्यवस्था की कसौटी नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तीसरी पारी की राजनीति में एक प्रतीक बनकर उभर रहा है। हिंसा के बाद संभल की चाय की दुकानों से लेकर विधानसभा और संसद तक चर्चा का हिस्सा बना रहा। अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर यह जिला छाप छोड़ रहा है। इसी दौरान एक और पुराना कुआं खोदा जा रहा है, जिस पर रस्तोगी परिवार का दावा है कि 1978 के दंगों में रामचरण रस्तोगी की हत्या कर उनके शव उसी कुएं में डाल दिया गया था। जिला अधिकारी के आदेश पर खुदाई शुरू हो चुकी है। संभल के एसपी बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब संभल के कुछ इलाके चरमपंथ और अपराधी नेटवर्क के गढ़ बन गए थे। दीपा सराय बार बार इंटेलिजेंस दस्तावेजों के सामने आता रहा है। अल-कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के चीफ रहे मौलाना आसिम उमर का ताल्लुक भी इसी इलाके से रहा है। 2012 में गुमशुदा हुए मोहम्मद उस्मान के पाकिस्तान की जेल में मिलना भी संभल की सुरक्षा छवि को सवालों में डालता रहा। हाल की हिंसा की जांच में मुल्ला अफरोज का नाम सामने आया, जिसके गैंगस्टर शारिक साटा से संपर्क होने के आरोप हैं, जिसके कथित कनेक्शन दाऊद इब्राहिम और आईएसआई तक बताए जाते हैं। स्थानीय चेहरे जैसे मुल्ला वारिस और मुल्ला गुलाम भी इसी इलाके से जुड़े हैं, जिससे यह धारणा और मजबूत हुई कि संभल के कुछ हिस्से संवेदनशील हैं। इस घटना के बाद तेजी से हुई गिरफ्तारियां, बुलडोजर कार्रवाई और कानून व्यवस्था पर सख्त संदेशों ने योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस छवि को और धार दी। उन्होंने अपने कई भाषणों में संभल का जिक्र करते हुए इसे अपनी सख्त प्रशासन वाली नीति का उदाहरण बताया। एक साल बाद संभल शासन का प्रतीक बनकर उभर रहा है और ये योगी के तीसरे कार्यकाल की तैयारियों में अहम भूमिका निभा रहा है। दर्शकों, बीजेपी और आरएसएस के लिए अयोध्या, मथुरा और काशी सांस्कृतिक वैचारिक स्तंभ रहे हैं, जहां हिंदू विरासत और पहचान की राजनीति गूंथी जाती है। इसके उलट संभल योगी आदित्यनाथ का पर्सनल पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बनकर उभरा है। यहां वो अपनी गवर्नेंस मॉडल, कानून व्यवस्था, बुलडोजर और सख्त प्रशासन का फील्ड टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक बीजेपी जहां अयोध्या, काशी, मथुरा को राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक मुद्दों के रूप में पेश करती रही है, वहीं योगी संभल को अपने प्रशासन के ब्रांड की प्रयोगशाला बना चुके हैं। उनके लिए यह जिला सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक छवि का परीक्षण है। संभल की सामाजिक बनावट, जातीय समीकरण, बड़ा मुस्लिम वोट बैंक, स्थानीय पावर सेंटर इसे राजनीतिक रूप से जटिल जिला बनाते हैं। हिंसा के बाद सरकार ने तेज कार्रवाई और बुलडोजर मॉडल को योगी बाबा स्टाइल के रूप में प्रचारित किया, जो गैर यादव ओबीसी, जाट और ऊंची जातियों में खूब गूंजी। वहीं मुसलमानों ने इसे राजनीतिक रूप से टारगेटेड कार्रवाई माना। चुनावी लिहाज से संभल का असर बड़ा नहीं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। योगी इसे अपने कठोर शासन की मिसाल की तरह पेश कर रहे हैं। कानून व्यवस्था में बदलाव और खुलकर हिंदुत्व की राजनीति। सियासी जानकारों के अनुसार योगी पहले ही 2027 की तैयारियों में जुट चुके हैं। बार बार संभल में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाना, 1978 के दंगों की चर्चा और 68 के 68 तीर्थों, 19 के 19 कूपों, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार के कार्यों को अपनी उपलब्धियों के तौर पर पेश करना इसका हिस्सा है। 2027 के चुनावी परिप्रेक्ष्य में माना जा रहा है कि संभल शायद अपने क्षेत्रफल या सीटों से ज्यादा राजनीतिक नैरेटिव में अपना वजन दिखाएगा। यह सुरक्षा, पहचान और योगी की तीसरी पारी की महत्वाकांक्षाओं पर असर डालने वाला इलाका बन चुका है। देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता है कि 2027 में बाबा रिपीट होंगे और फिर
दिल्ली की कुर्सी उन्हें अपनी तरफ खींचेगी। जैसे पीएम मोदी ने गुजरात मॉडल पेश किया था, ठीक वैसे ही योगी ने उत्तर प्रदेश मॉडल दिया है। 27 में बाबा रिपीट होते हैं तो उनका कद और बड़ा हो जाएगा और फिर वो हो सकता है जिसका इंतजार हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग और योगी के समर्थक कर रहे हैं, जो लोग पीएम मोदी को देश का वर्तमान और योगी को देश का भविष्य बताते हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ संभल के बारे में क्या कहते हैं और किन लोगों का जिक्र करते हैं, दर्शकों ये देखिए। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी, जिन लोगों ने भी संभल को विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और बाबा ये कहते हैं आजादी के बाद संभल के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या पाप नहीं किया। संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। और दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं कि संभल तो आस्था का प्रतीक है, इसीलिए हमने ये तय किया है कि 68 के 68 तीर्थों, 19 के 19 कूपों, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य डबल इंजन सरकार कराएगी। सुनिए योगी क्या कहते हैं। अब हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब डबल इंजन की सरकार उठाएगी। दर्शकों, बाबा का एकदम स्पष्ट कहना है, जो जैसे समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। संभल एक सच्चाई है, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे, दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं आकर देखे कि क्या हुआ था संभल में। और योगी ये कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि खोदने से क्या मिलेगा, ये केवल सरकार का एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। इसी के तहत कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है, बिना मतलब की बातें की जा रही हैं, विकास की बातें नहीं होती हैं। दर्शकों, योगी उनके बारे में ये कहते हैं कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? जो कुएं संभल में मिल रहे हैं, क्या वो रातों रात प्रशासन ने कुएं बना करके उसके ऊपर मिट्टी डाल करके वहां पर रातों रात पेड़ उगा दिए? क्या ऐसा हो सकता है क्या? योगी ये कहते हैं क्या वहां जो बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति मिली, क्या वो रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? सुनिए क्या कह रही हो। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि हमारे 5000 वर्ष पुराने पुराणों में भी संभल का उल्लेख है, कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज मौजूद है। और इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। दर्शकों, योगी सिर्फ कह नहीं रहे हैं बल्कि कार्रवाई भी ऐसी हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ बुलडोजर कार्रवाई, अपराधियों की लगातार धरपकड़, कैसे कैसे वो लोग जिन्होंने संभल के साथ में पाप किया था उनके साथ में जो होना चाहिए उनकी भाषा में उनको समझाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये देखिए जो संभल की विकास परियोजनाओं में कैसे योगी सरकार काम कर रही है। संभल के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 796 लाख रुपए का बजट और अब इन मंदिरों की बदलेगी सूरत। ये देखिए दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। संभल में ग्राउंड पर उतरने लगा सीएम योगी का प्लान, तीर्थ और कूपों का कायाकल्प शुरू, शहर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर। और देखिए सामने आएंगे संभल दंगे के राज, चर्चित कुएं की खुदाई को लेकर चर्चाएं तेज, सुबह सुबह काटा गया पेड़। यानी ये जो कुआं जो अभी बताया जा रहा है
ये बहुत दिनों से बंद था, लोग इस पर चर्चा नहीं करते थे। अब जब वो परिवार सामने आया, रस्तोगी परिवार, उसने कहा पहले जिनकी हत्या हुई थी, जिनके शव को इस कुएं में डाल दिया गया, उनके भतीजे ने कहा, फिर जो उनका पोता जो दिल्ली में रहता है, अपने परिवार को लेकर के वहां डीएम से जाकर के मुलाकात की, कहा यह सब सच है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो पेड़ इसके ऊपर था, जिसकी वजह से इसको खोदने में दिक्कत हो रही थी, उस पेड़ को भी काट दिया गया है, यानी खुदाई अब पूरी होगी। और 101 फीट ऊंचा तिरंगा, हाईटेक सुरक्षा समेत 5 बड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, संभल को मिली नई पहचान। दर्शकों, संभल, जिसके बारे में योगी ये कहते हैं संभल एक सच्चाई है, संभल सच्चाई है, इसलिए संभल में काम हो रहा है। दर्शकों, एकदम स्पष्ट है, संभल वो संभल है जहां 45% कभी हिंदू रहते थे, आज 15 से 20% बचे हैं। कहां गए वो? क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्हें पलायन करने को मजबूर होना पड़ा? वो कौन लोग थे जो उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे? वो कौन लोग थे जो संभल को दंगों में झुलसाना चाहते थे, वहां आग लगाना चाहते थे? पिछली बार भी 2024 की मैं बात कर रहा हूं, पिछले साल की, वहां ऐसी ही एक कोशिश और की गई, लेकिन वो शायद भूल गए कि उत्तर प्रदेश में अब शासन किसका है, उसके मुखिया कौन है। शायद अगर वो दंगे की कोशिश ना हुई होती तो संभल के बारे में इतनी बातें ना हो रही होती, लेकिन जिसने भी ये किया उसको ये नहीं पता था आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कर सकते हैं। और दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी और संघ के जो एजेंडे में थे, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सब, लेकिन संभल योगी के एजेंडे में है। संभल को लेकर के योगी जो भी कह रहे हैं और जो उसके पीछे की वास्तविकता है, यह सब दर्शाता है कि संभल के साथ जिन लोगों ने पाप किया है, जिन लोगों ने संभल को विकास से वंचित किया है, उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्हें उन पापों की सजा जरूर मिलेगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।